और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार करेगी। परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने, बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन देने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सुधार प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि निगम में चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है। मौजूदा वक्त में निगम के बेड़े में पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या में और इजाफा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि टाइप 1 की 75 ई बसें खरीदने की योजना पर काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज एचआरटीसी के 4 यूनियनों के साथ बैठक की। इस बैठक की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी यूनियन से एचआरटीसी की आय में सुधार पर चर्चा हुई और एचआरटीसी की आय बढ़ाने के लिए चारों यूनियनों से राय भी मांगी गई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि एचआरटीसी 1355 करोड़ के घाटे में है। हर महीने आय 65 करोड़ है जबकि खर्च 144 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से निगम को हर महीने 69 करोड़ का घाटा हो रहा है। और वो 75 बसेस का हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है और उसके अलावा 225 बसें इलेक्ट्रिक हम और खरीदने जा रहे हैं जो हमारे कैबिनेट ने हमें अप्रूव कर दिया है। वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें एचआरटीसी की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी। और कुछ बसेस हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेस अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेगी क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं ट्राइबल एरिया में दूसरों में उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया है इलेक्ट्रिक बसेस का या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेस जो हैं अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एचआरटीसी के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो ओपीएस हमने एचआरटीसी में लागू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी पेंशन पे चले गए, पेंशन को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, लेकिन हमने एचआरटीसी में सबसे पहले जो है ओपीएस लागू करने का फैसला कर दिया। इनसे ऑप्शंस वगैरह मांग लिए और मैंने चारों यूनियन से बात की। सारे यूनियन सारे कर्मचारी हमारे इस बात से खुश हैं कि एक सही दिशा में सही कदम टाइमली जो है। सुक्खू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन सुक्खू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। और 20 मई को होने वाली बीजेपी कार्यसमिति बैठक की व्यवस्था के लिए आज भाजपा कार्यालय दीपकमल में 17 प्रबंधन समितियों की बैठक हुई। इस बैठक में कार्य समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें नवनियुक्त संगठन महामंत्री सिद्धार्थन और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। बता दें कि शिमला पीटरहाफ में 20 मई को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र 20 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है और उसके पहले ये जो आज बैठक हुई है विभिन्न समितियों की, तो ये आज की बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, क्या चर्चा हुई और 20 मई को जो बैठक होने वाली है वो बैठक कितनी अहम है बीजेपी के लिए?
अब दरअसल केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में कैंपेन चला है और वही कैंपेन हिमाचल प्रदेश में भी चलेगा। 1 जून से ये कैंपेन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये जो कैंपेन 1 जून से चलने वाला है, ये बूथ स्तर से कैंपेन चलेगा। तो ये हम तैयारी देख सकते हैं मोदी भाजपा की और मोदी केंद्र सरकार की लोकसभा चुनावों को लेकर। तो ऐसे में जो 20 तारीख को बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ तय होना है उसको लेकर एक चर्चा आज की बैठक में हुई। इसके अलावा अलग अलग समितियां, करीब 17 समितियां बनाई गई हैं, वो इस 1 दिवसीय बैठक का प्रबंधन देखेंगी और बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी, उसको लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा बूथ स्तर से जो कैंपेन 1 जून से चलेगा, उस कैंपेन में क्या आवश्यक चीजें होगी, क्या रोड मैप होगा, वो रोड मैप भी आज ही इस बैठक में तैयार हुआ, इन समितियों के द्वारा तैयार किया जाएगा। समय अब इन समितियों को दिया गया है आज से लेकर 20 तारीख तक का। तो 20 तारीख को ये समितियां अपनी रिपोर्ट उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखेंगी और उसके बाद 1 तारीख से 1 जून से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर से भाजपा एक कैंपेन शुरू करेगी और उस कैंपेन में केंद्र सरकार की 9 साल की जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको शुरू किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा और बूथ स्तर से यह प्रचार प्रसार शुरू किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो प्रचार प्रसार का पहला कदम है, वो भाजपा ने उठाना शुरू कर दिया है। 1 जून से बूथ स्तर पर संपर्क किया जाएगा। इसके बाद फिर जो अगली कैंपेन होगी, वो फिर स्टेप बाय चलेगी और पूरे देश में भाजपा का एक तरह का प्रचार प्रसार हम देख पाएंगे। हर जगह पे, हर बूथ पर से एक ही जो कैंपेन स्ट्रक्चर है, वो भाजपा का रहने वाला है लोकसभा चुनावों के लिए और इसकी शुरुआत 1 जून से होगी। तो 1 जून को क्या कुछ होगा, अगर बूथ स्तर पर जाएंगे तो क्या पत्रक उनको दिए जाएंगे, क्या मुख्य बातें होंगी जो बूथ का कार्यकर्ता भाजपा का है वो लोगों तक पहुंचाएगा, जनता तक पहुंचाएगा, और सामग्री क्या कुछ आवंटित की जाएगी, तमाम चीजें आज की बैठक में डिस्कस हुई। 17 कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां 20 तारीख को अब अपनी रिपोर्ट रखेंगी और बैठक के लिए जो प्रबंधन के लिए जरूरी चीजें हैं, उनके भी ये कमेटियां देखेंगी। तो ऐसे में 20 तारीख को जब प्रदेश कार्य समिति की भाजपा की बैठक होगी, उस बैठक में फिर अंतिम निर्देश प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए जाएंगे, प्रदेश संगठन मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे और उनकी इंप्लीमेंटेशन फिर की जाएगी 1 तारीख से लेकर 1 जून से लेकर। तो हम विशाल कह सकते हैं कि अब भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और बहाना है केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने का और उसी को लेकर अब जनता के बीच में भाजपा जाने वाली है। जी विशाल। जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि क्या ये समझा जाए कि आपने जैसा बताया कि 9 साल पूरे होने को लेकर जो भी उपलब्धियां सरकार की रही हैं, उपलब्धियां या जो सरकार ने बड़े काम किए हैं, खासतौर से राष्ट्रीय या फिर जो है प्रदेश स्तर पर, तो इसको लेकर भाजपा जो वो चाहती है कि जैसा आपने बताया कि लोगों तक जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या फोकस राष्ट्रीय उपलब्धियों पर ज्यादा होगा राजेंद्र, या फिर जो इन बीते 9 सालों में हिमाचल के लिए क्या कुछ मिला है केंद्र से, उस पर ज्यादा फोकस होगा? विशाल, पूरे देश में एक तरह का कैंपेन भाजपा का चलने वाला है और इसमें जो पहली उपलब्धियां हैं, जो पहली लिस्ट भाजपा की तरफ से दी गई है प्रदेश कार्य समिति के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास, जो बूथ स्तर पर जाएगी, उसमें एक पत्रक में केंद्र सरकार की 9 साल की बड़ी उपलब्धियां होगी पूरे देश की। चाहे फिर वो जो धारा 370 को लेकर जिक्र था, राम मंदिर को लेकर जिक्र था, तमाम जो वायदे भाजपा की तरफ से किए गए थे सत्ता में आने से पहले, 2014 के चुनावों से पहले, उन तमाम चीजों के ऊपर जो पूरे हो गए हैं पूरे 9 साल के, उन तमाम वायदों के ऊपर, उन तमाम उपलब्धियों के ऊपर, चाहे संसद का नया भवन बनाने की बात हो, ये तमाम जो राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हैं, ये पत्रक में मेंशन की जाएंगी, इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, उसमें फिर हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियां हो, चाहे एम्स हिमाचल प्रदेश को दिया गया हो या नेशनल हाईवेज की बात हो या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, तो तमाम जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो दूसरे पत्रक में मेंशन होगी। लेकिन जो पहला पत्रक पूरे देश में जो बटेगा, उसमें केंद्र सरकार की 9 साल की बड़ी उपलब्धियां पूरे देश की होंगी कि किस प्रकार से कोरोना संकट में मोदी सरकार के द्वारा काम किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा काम किया गया, उसका जिक्र भी होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार का सहयोग रहा है, वो तमाम वायदे, वो तमाम जिक्र
इन उपलब्धियों में होंगे और उनको लेकर जनता के बीच में भाजपा जाएगी। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ दिया है, विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की तरफ से दिया गया है कि अधिकांश योजनाओं में 90-10 की रेशो से इन्वेस्टमेंट हिमाचल को करनी होती है। 90% जहां केंद्र देता है, 10% खर्च हिमाचल प्रदेश को देना होता है और उसी में चाहे वो फिर बल्क ड्रग पार्क की बात हो या फिर फार्मा हब की बात हो, तो तमाम जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अटल टनल का जरूर जिक्र उसमें हो सकता है। तो ऐसे तमाम बड़ी चीजें हैं, उनका जिक्र भी होगा और केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में क्या कुछ 9 साल में बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं, उनका जिक्र भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स को अब 9 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर अब केंद्र सरकार यहां पहुंची है और जनता के बीच में पहुंची है और फिर बूथ स्तर से अब जनता को जागरूक करने या फिर जनता के बीच में संपर्क बढ़ाने की जो कवायद है वो भाजपा की तरफ से शुरू हो गई है और 1 जून से ये कवायद शुरू होगी। इससे पहले 20 तारीख को एक पूरा 1 दिवसीय जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति की, वो पीटरहॉफ में आयोजित की जाएगी। तमाम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हिमाचल प्रदेश के उसमें शामिल होंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और इसको लेकर ही आज ये बैठक आयोजित की गई और तमाम कमेटियों का गठन इसमें किया गया और कमेटियां अब रिपोर्ट 20 तारीख को अपनी रखेंगी और जो जिम्मेदारी बैठक को लेकर दी गई है उसका भी निर्वहन आज से ही शुरू हो जाएगा। जी वैशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हिमाचल में वर्ल्ड का टॉप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसपे हमीरपुर में स्पोर्ट्स का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हमीरपुर में खुद इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में बनने वाले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू होगा और रिकॉर्ड 24 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा और इस सेंटर में 12 से अधिक खेलों के खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। बता दें, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने छात्रों से नशा मुक्ति अभियान चलाने की अपील की और यहां छात्रों के साथ नाटी भी डाली। इस दौरान सांसद सिकंदर कुमार भी स्टेज पर मौजूद रहे। हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खेलों के लिए बनाने जा रहे हैं हमीरपुर में और इसमें हमने खिलाड़ियों का चयन करना शुरू कर दिया है। बड़ा भवन बनना, वहां पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने आवेदन कर रखा है। जैसे ही वो हो जाता है, एक भव्य सुविधा हम खिलाड़ियों के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बनाकर देंगे, ताकि जहां सारा साल क्लाइमेट अच्छा रहता है उसकी सुविधा का लाभ भी मिल सके और भविष्य के ओलंपियंस भी वहां पे बनाकर दिए जा सके। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला। और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आगे से युवाओं का जो रिस्पांस आया वो बहुत उत्साहवर्धक था। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल हो। और शिमला में महिला पहलवानों के समर्थन में वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें C2 हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, DYFI शामिल हुए। दूसरी ओर SFI और दलित शोषण मुक्ति मंच ने संयुक्त रूप से DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान जनवादी महिला समिति के नेता फालमा चौहान ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और देश भर में कई संगठन महिला पहलवान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि
कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है ब्रजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद कनॉट प्लेस में एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया, उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में कुल्लू में अखिल भारतीय जनवादी महिला हिमाचल किसान सभा और CTIU ने किया प्रदर्शन और ये प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें सभी ने पहलवानों को जल्द न्याय दिलाने के लिए भाजपा सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। यौन उत्पीड़न के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करना है। हमारा जो मानना आज जो हम पूरे देश के अंदर सारे संगठन, किसान का, मजदूर का, महिला का, नौजवान छात्र का, तमाम हमने आह्वान किया था। हम एक ही बात बोल रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो और जो उसमें संलिप्त है उनको गिरफ्तार करो और जो हमारे पहलवान महिला बहन उनको न्याय दो। अगर ये न्याय नहीं मिलता, ये ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन जो है ये इन पहलवानों के पक्ष में होगा और उसी आधार पे आज पूरे देश से हम जगह जगह से मांग पत्र दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करो। और ये पहला ऐसा कानून सरकार देखी जा रही है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, FIR है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, उसको खुला छोड़ दिया। और धर्मशाला बस स्टैंड में पुरानी पेंशन बहाली की खुशी में लड्डू बांटे गए। कर्मचारी एसोसिएशन के जिला प्रधान राजेंद्र कुमार ने न्यू HRTC कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों में लड्डू बांटे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का OPS देने के लिए आभार भी प्रकट किया। बिलासपुर की बेटी अंशु चंदेल ने HAS की परीक्षा में प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, जिसके बाद अंशु चंदेल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। अंशु चंदेल ने कहा कि मम्मी का सपना उसे उच्च अधिकारी बनाना था और उसने अपनी मम्मी के सपने को साकार किया है। अंशु मेरी बेटी शुरू से ही ऐसी थी, पढ़ने में सबसे आगे टॉप पे ही रहना चाहती थी, सारे क्लासेस में भी, कॉलेज में भी और आगे यूनिवर्सिटी में भी टॉप पे रही। और ऑफिसर बनने का इसके नाना जी का सपना था, उनका सपना था मेरे दोते पोते IAS HAS बने, तो उनके सपने को साकार किया। कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करवाने के निर्देश दिए। वहीं ई-टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखने की भी बात कही। केलांग से काजा की दूरी जल्द कम होने जा रही है। जिस सफर में आज 5 से 6 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में महज 4 घंटे ही लगा करेंगे। विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि कोकसर से छतडू के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क के बन जाने से काजा की दूरी करीब 15 से 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने इस सड़क का निर्माण BRO के माध्यम से करवाने की भी सरकार से अपील की। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति में पर्यटन कारोबार बढ़े, इसके लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जा रहा है। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का विजय रथ बीजेपी की नफरत की दुकानें बंद करवाकर कर्नाटक में मोहब्बत का बड़ा शोरूम खोलने में कामयाब हुआ। 2 राज्यों में कांग्रेस की जोरदार सत्ता वापसी कर जनता ने देश में यह संदेश दिया है कि भारत के लोग नफरत में जीना पसंद नहीं करते हैं। हिमाचल से चला जो विजय रथ, जिसने कर्नाटक में जाकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, ये जाहिर कर दिया है हिंदुस्तान की जनता ने कि बीजेपी द्वारा जितने भी छोटी छोटी दुकानें जो नफरत की खोली गई थी,
उन नफरत की दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है और नफरत की दुकानों को बंद करने के बाद जो कर्नाटक में बहुत बड़ा शोरूम खुला है मोहब्बत का, ऐसा एक पैगाम लेकर हिमाचल प्रदेश का जो रथ था विजय रथ वो गया। और अब कर्नाटक से अन्य राज्यों में जो 4 राज्य हैं वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में, उसके लिए भी जो आम जनता जो है वहां की वो ललायत है कि चुनाव आए और हम मोहब्बत की जो दुकानें हैं उनको फिर से खोलें और सौहार्दपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए पहली किश्त के रूप में 6.5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इस राशि को श्री अन्न योजना के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विक्रांत सिंह ने मंडी में इसी विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान दी। कार्यशाला में जिले भर से आए किसानों ने भाग लिया और श्री अन्न योजना के बारे में विस्तार से जाना। सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर लगभग 6.5 करोड़ रुपए की राशि श्री अन्न के लिए दिया है, जो जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं श्री अन्न की, उससे संबंधित सारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त है। यदि राज्य सरकार को लगा कि इससे और अधिक धन की आवश्यकता होगी तो जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज के उपयोग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा बना करके भारत सरकार को दिया जाएगा तो उस पर अवश्य विचार किया जाएगा। अगर अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार पीछे नहीं रहेगी। सोलन में अब फल, सब्जियों और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। वहीं दुकानदारों के प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग तय करने जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में मुनाफाखोरी और जमाखोरी खत्म हो सकती है। बता दें कि सुको सरकार की ओर से वस्तु मूल्यांकन और प्रदर्शन आदेश 1977, जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 को बहाल करने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। जो मार्केट में मूल्य वृद्धि हो रही थी उसको देखते हुए और जो मुनाफाखोरी की जा रही थी उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये तीनों आदेश जो हैं इनको बहाल कर दिया है। और इसमें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी आदेश 1977 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ वस्तुओं के दाम निर्धारित किए जाते हैं और कुछ वस्तुओं का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो फिक्स किया जाता है। उसके अनुसार ही विक्रेता जो है अपना लाभांश ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश है, इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, उनकी मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। कुल्लू में परिधि गृह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शेष राम आजाद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगी है, जिसमें सबसे पहले लोकसभा के उपचुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जीते। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव जीते और अब शिमला नगर निगम के चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आज तक के इतिहास में 34 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। हिमाचल के इलेक्शंस हुए, विधानसभा के इलेक्शंस, इसका जो फर्क है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला। और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस थे, 4 को इनका रिजल्ट हुआ, 10 तारीख को जो है कर्नाटका के पोलिंग हुई, इसका डेफिनेटली इसको फायदा मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्कर है वो उसका आज मॉरल बूस्ट बहुत है और हमें पूरी होप है बिल्कुल 24 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों से अच्छी मेजॉरिटी से आएगी। चंबा में चुराह विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों के कार्यालयों में स्टाफ की कमी के चलते काम करने में परेशानियां हो रही हैं। कई पंचायतों में पिछले कई सालों से कई पद रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते विकास के काम भी सही से नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल विकासखंड चुराह में हमारी 21 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। उनमें 3 वरिष्ठ सहायक, 1 पंचायत निरीक्षक, 1 मुख्य सेविका, 1 महिला ग्राम सेविका, 3 सेवादार, 1 स्वीपर कम चौकीदार और 10 पंचायत सचिव, इनके पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो अभी नहीं हैं। और स्टाफ के अभाव में जाहिर सी बात है कि कार्य करना जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चुनौती को हम बखूबी निभा भी रहे हैं और यदि ये जो पद है ये भरे जाते हैं तो संभवतः हमें इसमें और मदद मिलेगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अगर ये पद भरे जाते हैं तो और भी इससे बेहतर हो सकता है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने कांगड़ा के लोहारडी में आयोजित 4 दिवसीय मेले के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीपीएस किशोरीलाल ने कहा कि कांगड़ा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के एलएच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।